तो आज हम लोग जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल कमेंट्री का जो स्टूडियो है वो स्टूडियो छोड़कर हम लोग खुले माहौल में और खुले वातावरण में हम लोग आए हुए हैं। कैमरामैन थोड़ा फोकस करो किधर है हम लोग। और ये आप देख सकते हैं कि एक शूटिंग लोकेशन पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो भोजपुरी के जुबली स्टार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनके होली के गाने की शूटिंग चल रही है और हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। हम लोगों ने जो मनोज सिंह टाइगर के साथ पॉडकास्ट किया था उसे आपने बहुत पसंद किया था। कुछ बातें थी जो कि उन्होंने बताई थी, लेकिन उन सारे बातों पर एक सुपरस्टार का क्या पर्सपेक्टिव रहता है ये मैं जानना चाहता था। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल ये सब चल रहा है, मेकअप वगैरह। और आप देख सकते हैं माहौल, ये हारमोनियम है और ये खटिया वगैरह है। तो इसके थ्रू आपको ये भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि भोजपुरी गानों की शूटिंग कैसी होती है ना। थोड़ा सेट दिखाओ। अभी भी तुम हम ही को दिखा रहे हो। इतने पसंद आ गए क्या? तो बहुत ही अतरंगी पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ही अनोखा पॉडकास्ट होने वाला है। और ये भाई साहब जो ये छोड़ ही नहीं रही है, हमको एकदम सुंदर बना के रखें। छोड़ दीजिए भैया, जैसा चेहरा वैसा ही दिखेगा। चलिए पॉडकास्ट पे मिलते हैं। आपका हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। भाई थोड़ा साउंड मत करो, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है, बिना शोर किए कर लो। अच्छा आ जाओ कर लो आपको कुछ करना है तो कर लो। थोड़ा लिप भी देख लेना। ये जो है ना, ये हमारे भी मेकअप मैन है। अरे वाह तो भैया का किए कि नहीं? हाँ, ये हमारा जितना शूट होता है देव ही करते हैं हमारे। वेरी गुड। देखिए लक देखिए। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी में जो है ना, वो जो सिनेमा जो है ना वो फ्रंट बेंचर्स के लिए बनता है। फ्रंट बेंचर यानी जो रिक्शा वाले हैं, जो लेबर क्लास हैं। क्योंकि एक ज़माना था जब पूरी फैमिली साथ बैठकर भोजपुरी फिल्म देखा करती थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जो भोजपुरी मिट्टी का रहने वाला है वो भी भोजपुरी फिल्म देखने में शर्म महसूस करता है। तो आप या आपके समकक्ष और भी जो स्टार्स हैं, इनको कभी इस बात का एहसास होता है कि यार कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो सिर्फ फ्रंट बेंचर्स को ही खुश करने में रह गए और फैमिली ऑडियंस इसीलिए दूर हो गई हमसे? होता तो ये है ना कि अच्छा काम है तो वो बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखने को भी मिल रहा है कि जो अच्छा काम करेगा उसकी व्यूअरशिप घट जाएगी, और जो थोड़ा सा अश्लील है या जो वल्गर है या जो थोड़ा उस तरह का काम है उसमें व्यूअरशिप आगे आती है, फिर उसकी प्रसिद्धि भी ज़्यादा होती है। तो ये किस समाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? अगर वो सिर्फ कोई ट्रक में बज रहा होता तो समझ में आता कि भाई ये ट्रक वाला बदमाश है, ये गंदा गाना बजाते हुए जा रहा है। लोग अपने घर के आंगन में जहाँ उनकी शादी चल रही है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी बैठी है, वहाँ वो बजा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। श्रोता के रूप में कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सारा अगर आरोप थोपते रहेंगे गाने वालों पे, तो उनको तो जो ऑफर मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनको कंपनी वाले को अपना एल्बम चलाना है, पैसा कमा, उससे गवा रहा है, उगा रहा है। जो निरहुआ अभी इस तरह की बात कर रहे हैं, कभी किसी ज़माने में उनके ऊपर भी ये अश्लीलता का आरोप तो लगा, या उनके काम में भी अश्लीलता की झलक तो दिखी थी? अरे तू लही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। तो भोजपुरी फिल्में जिस हिसाब से पहले बना करती थी वो अचानक बनना बंद क्यों हो गई है? मतलब भोजपुरी फिल्में मतलब गायब ही हो गई है, सिर्फ वो टेलीविजन पे आ रही है। मतलब थिएटर्स के लिए तो शायद बन ही नहीं रही है। थिएटर ही बंद हो गए तो कहाँ बनेगी? मतलब हिंदी फिल्में जहाँ लगाते ही नहीं थे कि भाई अगर कोई थिएटर वाला गया और बोला कि मेरी फिल्म लगा दो, तो थिएटर की हालत देख के बोलते थे ना यहाँ हम नहीं लगाएंगे। ऐसे हालत में जो थिएटर थे वहाँ तो भोजपुरी फिल्म लगती थी, और हम लोग प्रमोशन में जाते थे तो वहाँ नाक देना मुश्किल हो जाता था। पर उनको नमन है कि वो वहाँ बैठ के कैसे देखते थे। साउथ इंडस्ट्री में पुष्पा बन रही है, वहाँ KGF बन रहा है, वहाँ पे कांतारा बन रही है। साउथ इंडस्ट्री जो है वो ऑस्कर तक पहुँच गई, और भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं ये PVR और आइनॉक्स तक नहीं पहुँच पा रही। नहीं पहुँच पाई। वही कारण उसका वही है। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, और लोग इनको प्यार से जुबली स्टार भी बुलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया, कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद भैया, और आपका स्वागत है। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप जो है समय निकाल के हमारे सेट पे आ गए क्योंकि लगातार शूटिंग और सारी व्यस्तता होने के नाते जी
हम लोग स्टूडियो नहीं पहुंच पाए, पर आप हमारे आग्रह पे जी कि ठीक है आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम आ जा रहे हैं, और आज आप हमारे सेट पे आ गए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता अरे अरे बहुत। तो यहाँ पर आज हम लोग सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी का एक गाना शूट हो रहा है, वहाँ पर आए हुए हैं। और इस शूटिंग में इनका डिफरेंट गेटअप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में ये शूटिंग पे भी जाते रहेंगे। और हो सकता है कि हम लोग बाहर में शूट कर रहे हैं तो लाइट का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको मैनेज कीजिएगा। बहरहाल शुरू करते हैं। तो भैया ये जो शूटिंग अभी चल रही है ये किस चीज़ की, ये गाने, ये होली का गाना चल रहा है। होली का गाना चल हाँ, ये हम लोग जब भी हम्म, होली के समय में जी हमारे जो श्रोता हैं, चूंकि हम लोग गायक से ही आए हैं, जी तो हर किसी की ये डिमांड रहती है कि भाई सबका गाना आता है, आपका नहीं आएगा तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा समय निकाल के हम लोग अभी भी कांवर का गाना, होली का गाना, छठ का गाना, देवी गीत, ये सब हम लोग करते रहते हैं। तो ये हमको बताइए कि जैसे कि एक सेकंड भैया, जी हेलो, उधर कहीं साइड में बात कर लीजिए, या तो इधर मत करिए, इधर साउंड आएगा भैया, उधर कोई बात ना करे, देखो ध्यान रखो। हाँ भैया। हाँ अच्छा सर, हमको ये बताइए कि जो ये मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो ये पॉडकास्ट मैं बेसिकली उन नॉन भोजपुरी स्पीकर लोगों के लिए कर रहा हूँ ओके। जो भोजपुरी सिनेमा को दूर से ही जिन्होंने देखा है और अपने हिसाब से उन्होंने या तो जज किया है या एक धारणा उन्होंने बनाई है। तो मैं सवाल उनके ही सवाल समझ लीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। तो मुझे ये बताइए कि जैसे जिस तरह अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये होली का माहौल है और यहाँ पे होली का गाना शूट हो रहा है। हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है और ये मतलब कि जोक में चलता भी है कि देश विदेश में घटना जो है वो बाद में होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना पहले बन जाता है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मतलब कि कोई अटैक हो जाए, कोई कहीं कुछ हो जाए, तो वो गाना सबसे पहले बनता है। ये इंडस्ट्री जो, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जी कि जैसे जो भोजपुरी सिनेमा है वो अलग है, जी और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री वो अलग है। जी भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई नाजिर हुसैन जी ने बनाया था पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, और वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको कहा था, एक बार फ्लाइट में दोनों लोग मिल गए थे और हालचाल हुआ, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो कोई बताए हिंदी फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे यार तुम भोजपुरी बेल्ट के आदमी हो, भोजपुरी में बनाओ। तो उनके कहने पे उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी। आपको हम रोकते हैं, ये नासिर हुसैन वही है क्या जो आमिर खान के चाचा हैं, जिन्होंने तीसरी? नहीं, वो अच्छा, वो दूसरे, वो अलग हैं। अच्छा और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हमारे गाजीपुर के थे। अच्छा अच्छा, जहाँ से मैं हूँ, ठीक है, उस जिले से थे। ठीक है, हाँ उनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। अच्छा, हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो फिर उन्होंने पहली फिल्म बनाई और बहुत शानदार फिल्म, आज भी आप देखेंगे तो आज तक भोजपुरी वाले वैसी फिल्म नहीं बना पाए। अच्छा जो पहली फिल्म थी भोजपुरी की वैसी आज तक नहीं बन पाई, इतनी बढ़िया फिल्म थी। और वो भोजपुरी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती आई, और फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो बननी बंद हो गई। ठीक है। और उस समय गाने का जो सिलसिला था वो चल रहा था, और शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, और बचपन में आपने भी झरेलिया का गाना सुना होगा, मुन्ना सिंह जी, गोपाल राय वगैरह सभी, गोपाल राय जी, ये सब लोग गाना जो है गाते थे। और चूंकि ये लोग भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, जो भोजपुरी के धरोहर हैं, उनकी लेखनी को ये लोग गाते थे, और हर घर में वो भजन, वो निर्गुण, वो लोकगीत बजता ही बजता था। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे तो जब शादी होती थी किसी की, तो शादी में उसको टेप रिकॉर्ड मिलता था। अच्छा। और टेप रिकॉर्ड के साथ में ना एक भरत शर्मा का कैसेट
याद तो शारदा जी का कैसे हाँ, साथ में मिलता था, अच्छा। और वो दिन भर उसके घर पे बज रहा, गांव भर सुनता था। ये था। अगर गांव में एक मंदिर है तो वहां भरत शर्मा जी का निर्गुण भजन ये सब बज रहा है। तो वो लोग जब होली आती थी तो होली भी गाते थे, अच्छा। कांवर का सीजन तो कांवर भी गाते थे, छठ के समय छठ भी गाते थे। आप लोगों ने सुना ही होगा जी, जी। छठ का तो बहुत सारा गाना। तो ये यहां से शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो उसमें मैं ये कहूंगा लगभग 2000 के आसपास और 2000 से थोड़ा पहले कुछ गायक उसमें ऐसे आए जो हमारे यहाँ पे एक साधन मनोरंजन का था, नौटंकी और नाच। जी। गांव में वो जब किसी प्रोग्राम में आता था, उसको मिक्स करके और थोड़ा जो है मसालेदार गाना शुरू किया। उसमें कई गायक थे और फिर एक दौर नया शुरू हुआ, जिधर देखो वही बज रहा है, वही चल रहा है। और उसके बाद एक गायक आए, मनोज तिवारी मृदुल, जिनके भजन और जिनके गाने, मतलब मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जो बच्चे तैयारी करते थे वो लोग भी मनोज भैया का गाना बजाते थे। 80 से करके भी है बचवा हमार कंपटीशन देता। और बहुत सारे उनके गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके। और उसी दौरान रवि किशन भैया फिल्मों में धीरे धीरे हिंदी फिल्म में काम करना शुरू कर दिए थे। और एक फिल्म वो कर रहे थे बंगाली में। अच्छा। तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आग्रह किया कि आप इसको भोजपुरी में भी बना दीजिए और मैं उसका जो पैसा आपसे नहीं लूंगा। ठीक है। क्योंकि उनकी माँ से बात हुई थी, उनकी माँ ने कहा था कि भोजपुरी में काहे ना करेला। तो बोले कि बताते हैं रवि भैया मिलते हैं। तो कि हम माई से पूछनी कि के देखी, तो माई कहली कि अरे गाँव में जवार के लोग बैठ के देख ले ही, बनाओ। तो उनका था एक कि ठीक है। तो फिर वो फिल्म बनी भोजपुरी में और बहुत अच्छी चली, लोगों को बहुत। क्या नाम था इस फिल्म का? इस फिल्म का नाम था सैया हमार। अच्छा, सैया हमार। सैया हमार। और उसके बाद लोगों को ये हुआ कि अरे यार फिर भोजपुरी फिल्म आने लगी, क्योंकि वो एक दौर था जी, चला था, वो बहुत अच्छा दौर था। कुणाल जी, हाँ, कुणाल सिंह जी, और एक से एक हीरो थे जिनकी मतलब गोल्डन जुबली फिल्में आती थी, गंगा किनारे मोरा गांव, हमार भौजी, धरती मैया, बहुत सारी फिल्में। तो लोगों को लगे चलो एक बार फिर से भोजपुरी शुरू हो गई। और उसी में फिर एक प्रोड्यूसर आए, सुधाकर पांडे जी, और उन्होंने और अजय सिन्हा जो उसके डायरेक्टर थे, दोनों लोगों ने राय विचार किया और कहा कि हम एक फिल्म बनाते हैं और इसमें ना किसी गायक को लेते हैं, ठीक है, जिसकी फैन फॉलोइंग पहले से हो। क्योंकि साउथ में वो ट्रेंड चल चुका था, साउथ की फिल्मों में जो भी उस टाइम के गायक हीरो थे वो खूब चलते थे। अच्छा। पंजाब में भी है, पंजाब में ज्यादा था ये। पंजाब में भी है। तो फिर मनोज भैया की फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, और उसने फिर से एक नया इतिहास रच दिया। जो रवि भैया ने एक शुरुआत दिया था उसको एक और बल मिल गया। और फिर बैक टू बैक उनकी भी, रवि भैया की भी फिल्में आने लगी, मनोज भैया की भी आने लगी। और दरोगा बाबू आई लव यू, और रवि भैया की राजा भोजपुरिया, ये सारी फिल्में, ये सब मुझे याद इसलिए है कि उसी समय मैं कलकत्ता से पढ़ाई करके आ गया था यूपी में, गाजीपुर, और मैं गायकी में स्ट्रगल कर रहा था। क्योंकि मेरे घर में विजय लाल यादव भैया जो बिरहा के बहुत बड़े गायक हैं,
हाँ हाँ, और अब मैं अपने ऑडियंस के लिए बता दूं, अभी अनुराग कश्यप साहब की फिल्म आई थी निशांची, निशांची में जो उन्होंने डियर गाया कंट्री गाना गाया था, और भी बहुत अच्छा अच्छा गाना गाया उन्होंने। हाँ Should ready to हाँ, डियर die ever for your डियर dear country। और मैं उनको भी दिल से धन्यवाद कहूंगा, अनुराग कश्यप जी को, कि जिन्होंने भोजपुरी संगीत में जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता बिरहा, उस विधा से हम लोग आते हैं, चाहे मैं या विजय भैया, मैं उनका ही शिष्य हूँ, उनका छोटा भाई, और उनको लेकर के उन्होंने एक इतनी बड़ी फिल्म में और इतना बढ़िया गाना प्रेजेंट किया, तो वो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक और गाना है ऊपर वाले ने खेल गजब का रचाया, राहुल यादव करके कोई है, वो शायद वो गाए हैं वो। हाँ, वो बहुत सारे, हाँ जी, अरे एक तो हमारे बिरहा गायक हमारे गुरुजी लोग थे, रामदेव गुरुजी और बुल्लू गुरुजी। अच्छा तो एक फिल्म आई थी सोनवा के पिछड़ा, अच्छा, उसमें वो दोनों लोग गाना गाए थे। ओ ओके, हमरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला। ओ तो ये ऐसे ऐसे चल रहा था। हाँ। और फिर उसी दौरान मैं ये फिल्में देखा, मैंने ससुरा बड़ा पैसा वाला भी देखा बनारस में जाके, जी, और राजा भोजपुरिया भी देखा, और रवि किशन भैया के गाने वाने फिल्म पे अपना टेलीविजन पे आने लगे थे, वो सब भी हम लोग देख रहे थे। हाँ, तो कलकत्ता में जब हमने देखा था रवि भैया का गाना, तो उस समय हमारे मन में बड़ा प्राउड हुआ कि यार हाँ, हमारी भोजपुरी जो है वो टेलीविजन पे आ रही है। हाँ, तो वो अच्छा अपने को लगा था। तो हमने जो है ये देखने के बाद अपने मन में भी बनाया कि मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं भी करूंगा, हाँ, और फिर मैंने भी किया। तो ये जो मैंने जहाँ से बात शुरू की जी, थी, एल्बम और फिल्म का जी, जो रिश्ता है, जी, तो मनोज भैया आए, उसके बाद मैं आ गया, मेरे बाद पवन सिंह आ गए, उनके बाद खेसारी जी आ गए, हाँ, हाँ, उसके बाद रितेश जी, कल्लू जी, हमारे छोटे भाई सिलसिला प्रवेश, चलता फिर वो सिलसिला जी, शुरू हो गया, राकेश मिश्रा और बहुत सारे गायक आ गए। तो ये तरीका था जहां से एल्बम इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों एक साथ आ गई। आ गई। अब जब एल्बम इंडस्ट्री आई फिल्म इंडस्ट्री के साथ में, हाँ। तो उसका असर भी दिखने लगा। क्या असर दिखा? असर ये दिखा जो मेरे साथ नहीं हुआ। जी। मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ, हाँ। उसका कारण ये है कि मैं बहुत ज्यादा गुणी गायक नहीं हूँ। अच्छा, ये मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, बहुत बड़ी बात है कि नहीं, वो मानना चाहिए, हर आदमी को अपनी सच्चाई जानना चाहिए। वो नहीं जानेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ना है तो अपनी कमियां अच्छाइयां दोनों समझना पड़ेगा, तो आप अपने कमियों पे काम करेंगे और अपने अच्छाइयों को और बेहतर करेंगे। तो मैं बहुत गुणी गायक नहीं था और मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं संगीत की। मैं सुन के गाने वाले विधा से आया हूँ। ठीक है कि मतलब हमने कोई सीखा नहीं है, हमने आपको सुना, एक बार सुना, दो बार, तीन बार, चार बार, और हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयास किया और हम कोशिश करके गाए। ठीक है। इस तरह के हम गायक थे। तो हम सुने कि जब म्यूजिक डायरेक्टर बोला हाँ कि इस फिल्म में यहाँ ये गाना रहेगा, हाँ। और उसने सुनाया, हाँ। तो हम बोले हमको पता नहीं, आप जो कह रहे हैं तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। ठीक है। भले हम गायक हैं पर हम सुन के गाने वाले गायक हैं, तो हम आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगे, आप बताइए क्या। तो उसका कारण ये हुआ कि राजेश रजनीश जो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे निरहुआ रिक्शा वाला, उन्होंने जो गाने बनाए वो आज तक बज रहे हैं। मैंने सुना। उसके बाद क्या हुआ, और भी जो गायक आए वो खुद ज्यादा जानकार भी थे और सच में थे, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं थी। तो अगर कुछ गाना वो रखना चाह रहा है तो ये कुछ अपना भी रखने लगे, तो वो एल्बम के गाने घुसने लगे सिनेमा में आने लगे। जबकि आप निरहुआ रिक्शा वाला में नहीं देखेंगे एल्बम का गाना। सही बात। ओढ़नी के रंग पियर उदित जी गा रहे हैं। करेक्ट। प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, जो भी गाने थे, अरे ऐसे बजे, और वो सिलसिला आज तक चल रहा है कि मेरी फिल्म का गाना है तो जरूरी नहीं कि मैं ही गाऊंगा। कोई देसी गाना है, मेरे फ्लेवर का गाना है, तो मैं, वो भी चाहेंगे म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर, तो मैं गा दूंगा।
पर मैंने अभी कभी भी ऐसा नहीं किया कि फिल्म में 8 गाने तो 8 मैं ही गाऊंगा क्योंकि मैं गायक हूं। तो ये प्रभाव पड़ा, एल्बम इतना ज्यादा हावी हो गया सिनेमा पे कि फिर वो सिनेमा नहीं रहा, वो एल्बम बन गया। सही बात है। और उसके खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो ये संबंध रहा हमारे एल्बम का और सिनेमा का। ओके। ऐसे जो है, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सिनेमा और एल्बम ये दोनों कैसे एक साथ मर्ज हुए और सिनेमा नहीं रहा, एल्बम नहीं रहा, और अब वो खिचड़ी बन गया है। अब वो खिचड़ी बन गया जी। तो इसी से भैया हमको दिमाग में एक और सवाल आता है कि जो हमारे ये दर्शक हैं, जो भोजपुरी नहीं जानते हैं, जो भोजपुरी को सिर्फ रील में और इंटरनेट के थ्रू ही उन लोगों ने डिस्कवर किया है भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी के सुपरस्टार होने के नाते आप उन लोगों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में फैला वो 3 कौन सा गलत फहमी है या कौन सा ऐसा मिथ है जो आप उनके लिए तोड़ना चाहते हैं कि भाई जैसा ये 3 चीज जो तुमको लगता है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी नहीं है, वो 3 चीज कौन सी होगी? जैसे जो एल्बम के गाने बनते हैं जी। उससे प्रभावित होकर अगर कोई फिल्म बना रहा है तो निश्चित रूप से वो गाने ज्यादा रखेगा और उसकी छाप दिखेगी। पर इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो बढ़िया सिनेमा बनाते हैं, बढ़िया कंटेंट बनाते हैं और वो इस भाव से ही बनाते हैं कि हमारा सिनेमा चले ना चले पर हम बनाएंगे। पर बात ये है कि उसकी कोई चर्चा नहीं करता है, उसकी विषय में कोई बात नहीं करता है। तो आप भी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब एक व्यवसाय है जी। तो यहाँ कोई कितना अपना पैसा कितनी बार डुबाएगा। कोई आता है एक बार ऐसा सोच के बढ़िया बनाया, अच्छा कोशिश किया, नहीं उसकी फिल्म को नहीं देखे लोग या नहीं चला या उसको नहीं जो है सराहना मिली, तो वो भी धीरे धीरे फिर वही बनाने लगा कि चलो जब सबको एल्बमें सुनना है, सबको फिल्म में 12-14 गाना चाहिए, तो फिर वो भी उस तरह का करने लगा। पर ऐसा नहीं है कि सब लोग उसी तरह का सिनेमा बनाए या उसी को प्राथमिकता दी, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये है कि एल्बम के गाने ज़्यादा बजते हैं और वो इतना ज़्यादा बजते हैं कि आपको हर जगह वही सुनाई देंगे, चाहे आप यूट्यूब पे जाइए चाहे आप रील पे जाइए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यही भोजपुरी सिनेमा है, पर वो भोजपुरी सिनेमा नहीं। वो दिखता है कि भोजपुरी को आगे ले जाने का आप काम कर रहे हैं अपने स्तर से। जी। तो मैं आपसे ब्लंटली ये पूछता हूँ कि जब मैं मुंबई में, दिल्ली में या किसी भी मेट्रो शहर में अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का जिक्र करता हूँ या भोजपुरी सिनेमा का मैं जिक्र करता हूँ, तो उनके जो है ना नाक बहुत सिकुड़ने लगता है कि अरे यार ये किस सिनेमा का जिक्र तुमने कर दिया। उसको बहुत ही लो क्लास, बहुत ही अजीब तरह से उसको ट्रीट किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को। आपको क्या लगता है कि ये जो इमेज है, ये जो इस तरह की जो इमेज है, इस चीज को देखकर कोफ्त होती है अंदर से कि ये मतलब दुर्गति क्यों हो गई है, क्यों ऐसी दशा हो गई है लोगों के नजर में? मैं कहूँ कि अगर रवि किशन भैया की फिल्म आई थी विदाई, अच्छा, मेरी फिल्म आई थी विदेशिया, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट पे हम लोगों ने काम किया, जो जैसे एक औलाद फिल्म हम लोगों ने बनाई थी जो भ्रूण हत्या पे थी। अच्छा। बहुत सारी फिल्में आती रही, पर उसी के साथ में जब कोई 10-12 गाने वाली फिल्म आती थी तो वो उतारे नहीं उतरती थी, और इसको जो है पता चलता फ्लॉप हो गई, भाई हटाओ इसको, कौन देखेगा करके हटा देते थे। तो इसलिए भी वो इमेज बन गई, क्योंकि ज़्यादा हिट फिल्में जो रही वो वही रही जो एल्बम के गाने जो होते हैं उस तरह का ही, कहीं ना कहीं वो कारण रहा। आप जैसे हिट एल्बम का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी में जो है ना, वो जो सिनेमा जो है ना वो फ्रंट बेंचर्स के लिए बनता है,
फ्रंट बेंचर यानी जो रिक्शा वाले हैं, जो लेबर क्लास हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब पूरी फैमिली साथ बैठकर भोजपुरी फिल्म देखा करते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जो भोजपुरी मिट्टी का रहने वाला है वो भी भोजपुरी फिल्म देखने में शर्म महसूस करता है। तो आप या आपके समकक्ष और भी जो स्टार्स हैं, इनको कभी इस बात का एहसास होता है कि यार कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो सिर्फ फ्रंट बेंचर्स को ही खुश करने में रह गए और फैमिली ऑडियंस इसीलिए दूर हो गई हमसे? नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया कि जिस तरह के गाने डाल के और फिल्में बनती थी, वो मैंने बताया आपको कि वो पहला दौर जो था वो ऐसा था कि सच में पूरे परिवार के साथ लोग बैठ के फिल्में देखते थे। पर जब ये एल्बम के गाने के साथ में फिल्में बनने लगी तो उसमें सबने प्रयास किया, हर निर्माता ने प्रयास किया, हर निर्देशक ने प्रयास किया, हर हीरो ने प्रयास किया कि हम कुछ अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं जिसमें जरूरत नहीं 10 गाने की, और कोई बहुत ऐसा मुद्दा है जिस पे ये बनना चाहिए, पर वो फ्लॉप हो गई, वो चली नहीं। पर ऐसा नहीं कि वो चली नहीं तो हमने हिम्मत छोड़ दिया या नहीं बनाया, प्रयास तो चलता रहा कि साल में अगर 4 फिल्म कर रहे हैं तो 2 फिल्म हम ऐसी भी कर रहे हैं कि हमको भी पता है कि नहीं चलेगी। और बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टर आते थे और वो बोलते थे कि भाई तेरा तो 4 सुपर हिट तो है ही, तो ये एक फ्लॉप मेरे लिए कर दे, क्योंकि मैं सब बोल दिया जाता था, बोल देते थे कि बनाने से पहले पता रहता था कि फ्लॉप। भी जानते थे कि मैं जो सब्जेक्ट बना रहा हूँ ये नहीं देख, वो ये फ्रंट बेंचर वाली जो बात कर रहे हैं आप जी, कि उनको पसंद आएगी नहीं, फिर भी वो बनाए और हम लोगों ने भी फिर भी उसमें काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। अभी एक फिल्म आई थी मेरी माई, बहुत सारी फिल्में आई, पर एक खुशखबरी ये है कि वो जिस थिएटर की आप बात कर रहे हैं, जो जहां हिंदी सिनेमा लगना बंद हो गया था, जो थिएटर मतलब आखिरी कगार पे थे और वहां पे ये भोजपुरी फिल्में लगती थी, अब वो भी बंद हो गए। तो अब फिल्में बनती है, थोड़ा सा 2 सेकेंड 2 सेकेंड में कंप्लीट करके आ रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पर अभी शूटिंग चल रही है तो फिर इनका बुलावा आ गया है, तो ये अभी हम लोग ये करेंगे, नहीं, फिर हम लोग शुरू ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या हम लोग खुशखबरी आप बता रहे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो थिएटर जो बंद ही थे और भोजपुरी सिनेमा ने उनको चालू कर दिया था, वहां लगनी शुरू हो गई थी, वो भी अब बंद हो गए कोविड के बाद। और वो जब बंद हुए तो अब फिल्में बनने लगी टेलीविजन के लिए, और टेलीविजन पे आप यूएस सर्टिफिकेट की ही फिल्म बना सकते हैं, नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो अब आप मजबूरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो भी फिल्म बन रही है वो पारिवारिक ही बन रही है, परिवार के साथ बैठ के देखने वाली ही बन रही है। तो ये एक नया बदलाव आया है। हाँ, ये है कि वो थिएटर बंद हो गया, वहाँ नहीं चल रही है, लेकिन एक अच्छा ये हुआ है कि जब ये परिवार के साथ बनने वाली फिल्मों की अब लोगों को जब आदत पड़ जाएगी, और जब जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी अब मल्टीप्लेक्स बनना शुरू हो गया है। आप सिर्फ पटना में नहीं, हाजीपुर जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, तो वहाँ भी अब बन रहा है, एसी हॉल बन रहा है। तो उसमें जब ये फिल्में फिर से लगने लगेंगी तो मतलब इससे बड़ा दर्शक वर्ग किसी के पास है नहीं जितना भोजपुरी के पास है। तो एक आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, और कहा भी जाता है कि भाई देखो, सवेरा होने से पहले रात होती है, पर ये रात खत्म होने वाली है और सवेरा होने वाला है। और आप देखेंगे कि भोजपुरी सिनेमा दुनिया की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सबसे बड़ा सिनेमा होगा, क्योंकि उसके दर्शक सबसे ज्यादा है। सिंपल सी बात है। एक आज कोई हमारी फिल्म रिलीज होती है तो 40 करोड़ 50 करोड़ यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। निरहुआ हिंदुस्तानी है, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 है, 3 है, निरहुआ रिक्शा वाला 350 मिलियन है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 का। निरहुआ रिक्शा वाले 2 का कितना 326 मिलियन है। वो सिर्फ एक चैनल पे है, एक चैनल पे। उनके 3-4 चैनल जोड़ देंगे तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है, 60 करोड़ लोगों ने देखा है। तो वो लोग जिस दिन उस थिएटर में फिल्म देखने लगेंगे
तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा सिनेमा हो जाएगा। राइट। तो एक अच्छे उम्मीद के साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं। और एक होता है ना कि हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। कब बदलेगा क्या बदलेगा पता नहीं, पर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमको प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो हम अपना जो योगदान दे सकते हैं वो दें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे प्रभु जी मालिक हैं। नहीं नहीं, सही है, वो प्रयास होते रहना चाहिए। हाँ। आप हाँ, चलिए थैंक यू। इसको यहाँ पे ये वाला तो हो ही गया। हाँ, ये कंटिन्यू करेंगे हाँ, आप, आइए इसको फिर हम लोग हाँ, कंटिन्यू यहाँ पे पॉज करो। ओके, तो देखिए, इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे जाऊं, मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में एक ब्रेक हुआ था, और उस ब्रेक में जो है, जो भैया हैं, ये गाने का शॉट देने के लिए गए थे, अभी फिर वापस यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो अटायर है ये भी बदल चुका है। नया सवाल, नया ड्रेस। नया ड्रेस। अच्छा, हमको ये बताइए आप कि अभी जो हम आपने गाना सुन रहे थे, भोजपुरी में जब भी होली का गीत होता है तो उसमें एक अश्लीलता झलकती है, वो जो वल्गर जो पुट है वो आ जाता है। मैं ये गाना सुन रहा था, इसमें आप अवध की बात कर रहे हैं, श्री राम की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो आपका सॉन्ग आया था उसमें भी बिहार के किसी कल्चर पे बात हो रही थी। आपको ये डर नहीं लगता है कि जो अभी जो चलन चल रहा है कि बिना अश्लील हुए व्यूअरशिप जो है वो घट जाती है, इस बात का डर नहीं लगता है कि ये सब गाना का फिर व्यूज नहीं आएगा, फिर क्या होगा? भैया, मैं कभी उस दौड़ में रहा ही नहीं। मैं कभी उस दौड़ में नहीं पड़ा कि मेरा गाना कितना चल रहा है, और उसके पीछे मैं एक बहुत अच्छा कारण बताता हूँ जी। और पता नहीं उसको कौन किस तरीके से लेता है, वो अपनी अलग अलग मानसिकता की बात होगी। पर मैं ये कहता हूँ कि हम एल्बम गा के आए, फिर हमको मौका मिला फिल्मों में, तो इसको हम कह सकते हैं कि हम प्राइमरी से निकल के और थोड़ा ऊपर की कक्षा में आ गए। फिर 20-25 साल फिल्मों में काम किए, अच्छा अनुभव हो गया, अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और कहा जाता है कि 3 साल ग्रेजुएशन के लिए लगता है और अगर टोटल पढ़ाई देख लिया जाए तो 15-16 साल, 17 साल, और हम 26 साल से यही कर रहे हैं। और अगर इसका भी ग्रेजुएशन करने के बाद हम प्राइमरी वाले बच्चों से जाके कंपटीशन करें तो फिर मतलब क्या है? आज अगर कोई लड़का आ रहा है और वो एल्बम गा रहा है और हम इतना नाम करने के बाद, इतनी फिल्में करने के बाद जाके उससे कंपटीशन करें, तो हम उसके लिए कभी गाते ही नहीं हैं। हम गाते हैं अपने उन दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए जिनकी शिकायत आती है कि अरे भैया, आप फिल्म तो ठीक है आपका देखते हैं मज़ा आता है, पर हमको आपका गाना भी चाहिए। तो उनके लिए मैं गाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बढ़िया गाना हो, जितने लोग देखें उनको अच्छा लगे, परिवार के साथ लोग सुन पाएँ। और फिर ये गाना तो अभी जब तक आपका ये पॉडकास्ट आएगा ये गाना भी रेडी हो जाएगा। तो चूंकि मेरे ही चैनल का गाना है तो मैं आपको दे भी दूंगा, आप पॉडकास्ट में कुछ लाइनें चला भी दीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग किस गाने के बीच में ये अपना इंटरव्यू जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी आप बताएं कि जैसे आप 25 साल काम करते करते आपका हो गया है जी। मुझे इस बात को सुन के बड़ा दुख लगता है कि ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी जो श्रोता हैं उसमें मैं समझना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे ये गैप आ रहा है कि अच्छा काम जो है होता तो ये है ना कि अच्छा काम है तो वो बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखने को भी मिल रहा है कि जो अच्छा काम करेगा उसकी व्यूअरशिप घट जाएगी, और जो थोड़ा सा अश्लील है या जो वल्गर है या जो थोड़ा उस तरह का काम है उसमें व्यूअरशिप आगे आती है, फिर उसकी प्रसिद्धि भी ज़्यादा होती है। तो ये किस समाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, या मतलब किसकी गलती आप इसमें मानते हैं? आप देखिए कि 2 साल हो गया, मरून कलर सड़िया एक मेरी फिल्म कमाल कमाल का फसल का गाना है ना, फसल का गाना है। हाँ। और फसल फिल्म भी ऐसी है, किसान की फिल्म है, उसके फसल की फिल्म है। और आप उस फिल्म को देखेंगे तो जो इसके पहले आपने सवाल किया कि क्या यहाँ प्रयास नहीं होता है, तो वो भी एक प्रयास है। जैसे मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं किसी भी जगह पे गया हूँ आज के डेट में, जहाँ भी गया हूँ, किसी वकील के घर में गया हूँ, किसी जज के घर में गया हूँ, किसी सांसद जी के घर पे गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो वहाँ उनके घर में जो महिलाएं हैं, माँ है, बुआ है, बहन है, वो लोग भी ये बात कहते हैं कि हम आपकी फिल्म देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
तो फिर लगता है कि वो प्रयास हमारा हो सकता है कि थिएटर में फेल हो गया हो, पर वो जब सही जगह पहुंचा, फैमिली के बीच में पहुंचा, तो वो काम कर गया। फैमिली ऑडियंस ने उसको सराहा। लेकिन जब मैं ये पॉडकास्ट डालूंगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके आलोचक भी हैं, हाँ, वो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जो निरहुआ अभी इस तरह की बात कर रहे हैं, कभी किसी जमाने में उनके ऊपर भी ये अश्लीलता का आरोप तो लगा, या उनके काम में भी अश्लीलता की झलक तो दिखी थी। उस वक्त को आप कैसे देखते हैं आज यहाँ से पलट के? बिल्कुल, मैं उस वक्त को इसी तरह से देखता हूँ, और बिल्कुल कोई बनावटी बात नहीं, एकदम सच्चाई और सच बोलता हूँ। हम लोग जहाँ पैदा हुए, किसान के घर में, और जिस समय हमारे पिताजी रिटायर हुए, उनका देहांत हो गया, और मैं गायकी शुरू किया, घर में मैं ही बड़ा हूँ, तो शुरुआत तो मैंने देवी गीत से ही किया। ये मुझे कोई नहीं बोल पाएगा कि आप पहले ही होली गाते, नहीं, मैंने देवी गीत गाया, फिर मैंने निर्गुण गाया, चलता नहीं था, कुछ होता नहीं था, फिर मैंने निरहुआ सटल रह गाया। तो एक कटाक्ष था, एक व्यंग था, और आप जरूर, और मैं अपने ऑडियंस को भी कहूंगा कि आप भी एक बार जरूर, अभी वो गाना है यूट्यूब पे, टी सीरीज का गाना है, आप उसमें पहनावा देख लीजिएगा, आप उसमें स्टेप्स देख लीजिएगा, कहीं आपको कुछ वल्गैरिटी अगर दिखेगी तो आप बोलिएगा, क्योंकि आज तक वही कहा जाता है कि आप भी तो गाय निरहुआ सटल रहे। तो एक सटायर था, और उस परिवेश को लेके था कि एक समय ऐसा था कि जब किसी की शादी होती थी और घर के सभी लोग जो है सो जाएंगे, तो मतलब पति अपनी ही पत्नी से तब मिलेगा, चुपके से, चोरी से मिलेगा, जो कि गांव में होता भी है, वही रियलिटी एक वक्त कल्चर थी। हाँ। फिर जब मैं कलकत्ता से पढ़ाई खत्म करके आया, तो मैं देख रहा था कि वो बदल रहा है। जो लोग आंगन में जाते नहीं थे, मर्दों को अलाउड ही नहीं था आंगन में, वही घरवे में खाला नहाला नहीं क्यों से तनिको लजाला है। राइट। संगी साथी यार सबसे कटल रहे, दुल्ही रहे, बीमार निरहुआ सटल रहे। तो वो एक था, और वो लोगों को पसंद आया। तो मैं उससे अपने को इनकार भी नहीं करता हूं कि मैंने नहीं गाया, मैंने गाया, और उस दौर में जो चल रहा था वो मैं नहीं गाता तो आज मैं, हो सकता है कि मुझे नहीं पहचान मिलती, मुझे नहीं अगर, क्योंकि आप अगर पॉपुलर नहीं होंगे तो आपकी पूछ और जगह नहीं होगी। करेक्ट। तो जब मैं उस गाने से पॉपुलर हुआ, और मुझे जब स्टेप बाय स्टेप मुझे करने का अवसर मिलने लगा, तो साथ में ना मुझे एक चीज और आई, जिम्मेदारी भी आने लगी कि पहले तो मैं सिर्फ गा रहा था और अपने गांव में बैठ के गा रहा था। उसके बाद जब मैं मुंबई आया तो पता चला कि मेरे सामने पत्रकार भी आ रहे हैं, सवाल भी हो रहा है मेरे से कि आप ये काम किए, आपने ये किया, इससे समाज को क्या संदेश जाएगा। तो मेरे को लगा नहीं नहीं नहीं, अभी ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम फिर उस तरह से ध्यान रखना भी शुरू किए, और कोशिश यही रही कि जितना बढ़िया से बढ़िया मतलब फिल्म बने, पारिवारिक फिल्म बने, और एल्बम से तो दूरी ही बना लिया। मैं उस मतलब उस कंपटीशन से ही बाहर हो गया कि मुझे, क्योंकि वो जो कंपटीशन वहाँ था, मुझे पता था कि इसमें रहेंगे तो एक कुछ गाएगा तो दूसरा उससे ज़्यादा चलने के लिए उससे भी गिरा हुआ कुछ गाएगा, तीसरा उससे भी गिरा गाएगा, तो कहाँ तक गिरेंगे। फिर मैंने एक होली गाया था कि दुनिया चांद पे पहुँचल कबले अटकल रहबा चोली में, छोड़ा फुहर कम बढ़िया कुछ गावा लोग होली में। क्या बात। दुनिया चांद पे पहुँचल कबले अटकल रहबा चोली में। होली का मतलब सिर्फ चोली ही गाओगे, ये चीजें भी मैंने फिर गाया, और प्रयास है अभी। देखिए आगे मुझे लगता है कि आपदा में जो कहते हैं ना कि अवसर होता है, ये जो कोरोना आया था उसने इतना बड़ा अवसर दे दिया है भोजपुरी को कि वो थिएटर जो आपने बात कही, फ्रंट बेंचर के लिए जो फिल्में बनती थी ना, अब वो फ्रंट बेंचर के लिए फिल्में इसलिए नहीं बनती है कि वो थिएटर में लगती ही नहीं है। अब फिल्में बनती है टेलीविज़न के लिए, और वो ऑडियंस घर में अपने बेडरूम में बैठ के अपने परिवार के साथ उस फिल्म को देख रही है। तो अब नैहर बन रही है, मंडप बन रही है, विदाई बन रही है, मैं मायके चली जाऊंगी बन रही है।
इस तरह की फिल्में आ रही हैं, तो हमें भी लग रहा है कि यार जब इसकी आदत लोगों को पड़ रही है तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि हमारे गाजीपुर में, हमारे पटना में तो है ही, हाजीपुर में, सिवान में, गोपालगंज में, हर जगह पे जब मल्टीप्लेक्स जिस तरह से बनना शुरू हुआ है, वहाँ फिर से हमारी फिल्में जब लगेंगी तो आप देखेंगे कि ये एक नया दौर शुरू होगा भोजपुरी सिनेमा का। बट आपको इसकी क्या गारंटी लगती है कि जो ऑडियंस आज, चूंकि टेलीविजन का माध्यम हमेशा से फैमिली ऑडियंस को ही ध्यान में रख के बनाया गया था, जी, आपको इसका दूसरा पक्ष ये नहीं लगता है कि अभी अब चूंकि फिल्में जो है या सिनेमा घर, जैसा आपने बताया कि सिनेमा घर बंद हो चुका है, तो वहाँ पे ये परिवार वाली फिल्में वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो फ्रंट बेंचर हैं उनके दिमाग में तो यही है कि अगर खेसारी पवन निरहुआ की फिल्म मैं देखने जा रहा हूँ तो उसमें एक सर्टेन सिनेमा होगा। बट जब अगर आपको लगता है कि जैसे फसल फिल्म है या नैहर फिल्म है, ये फिल्म अगर थिएटर्स में लगेगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो इसी सिनेमा को देखेंगे? फिर उनके लिए तो कुछ और सिनेमा हो गया ना वो। नहीं वो क्योंकि आदत होती है भैया किसी चीज की। क्या मैं एक चीज, ये मैं अपने अनुभव से एक चीज आपको जी। बता रहा हूँ। जब मैं अपने गांव से कलकत्ता गया था तो वहां पे हम लोग दूध लेने के लिए खटाल में जाते थे, जहां लोग जी। भैंस रखते हैं। तो मैं पहले दिन गया ना, तो मुझे उस एरिया की बदबू बर्दाश्त नहीं हुई। हम्म। पर 1-2 साल बाद मैंने फील किया कि वहां वो बदबू आ ही नहीं रही है, आदत हो गई अब। आदत हो गई। तो वल्गर गाने बजा बजा के लोगों को सुनने की इतनी आदत हो गई कि उनके घर पे शादी है, उनकी माँ वहीं बैठी है, उनकी बहन वहीं बैठी है, वहीं बज रहा है और उनको लग ही नहीं रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, उनको आदत पड़ गई। तो वो आदत छूटनी पड़ेगी, छुड़ानी पड़ेगी। और इसमें मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार का कि अभी बिहार सरकार ने आदेश पारित किया है कि कोई भी वल्गर गाना बजाएगा उसको जेल हो जाएगी। अच्छा, हो गया है ऐसा? हो गया, अभी पारित हो गया। बढ़िया। और ये लंबे समय से मांग चल भी रही थी, हम लोग भी कह रहे थे कि वहाँ भी सेंसर बोर्ड बने, एल्बम के लिए भी बने, और इस पे रोक लगाना जरूरी है। तो अभी बिहार सरकार ने तो लगा ही दिया है, और यूपी में तो बुलडोजर बाबा हैं, वहाँ कोई चिंता ही नहीं है। ओके, आप जाएंगे और सवाल अभी ले सकते हैं तो। मैम, मैम के आने के बाद ही है ना? मतलब उनके साथ में ही है ना? हाँ ठीक है, मेरा तो 1 मिनट में चेंज हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ हाँ, रोल कर लेते। साइलेंस। लाइट जंप नहीं है ना, देख रहे हो ना, उधर जाके चेक कर लेना। ठीक है, अभी तो एकदम गोल्डन लाइट आ रहा है। हाँ। ओके, अच्छा, चूंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो मैं आप में शिफ्ट देख रहा हूँ, तो मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि आपके जो समकक्ष जो सुपरस्टार्स हैं, जैसे पवन सिंह हैं, खेसारी हैं, और भी जो हैं, और आप हैं, क्या आपने ये अश्लीलता से जो मुंह मोड़ लिया है, ये भी एक रीजन है कि आपकी फिल्में और आपके गाने आने कम हो गए हैं, क्योंकि उस इकोसिस्टम से आप खुद को बाहर कर लिए हैं? एल्बम के गाने तो इसीलिए कम हो गए क्योंकि मेरी उसमें रुचि बची नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन मुझे चाहिए नहीं था। मुझे अच्छी फिल्में बनानी थी, अच्छी फिल्में करनी थी। और आप सोचिए कि फिल्म करने का जो मेरा दीवानापन है वो किस कदर होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पिच किया गया था, उस समय मुझे गाजीपुर से लड़ने का ऑफर मिला था। अच्छा, मेरे ही जिला से, तो जो मोदी लहर था पूरा। हाँ, कि तुम गाजीपुर से लड़ जाओ। पर मेरा ये था कि नहीं, मेरा ये जो सिनेमा का चल रहा है इसमें अभी मुझे और थोड़ा टाइम देना है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो एल्बम छोड़िए, मुझे इतना बड़ा अवसर मिल रहा था कि सांसदी लड़ना, वो भी अपने जिला से, वो मैंने नहीं किया। और उसी दौरान निरहुआ हिंदुस्तानी 2, राजा बाबू, जिगरवाला, बॉर्डर, इसके बाद पटना से पाकिस्तान, ये सारी फिल्में हम लोगों ने बनाया और एक अच्छा बूम आया इंडस्ट्री में, बहुत बढ़िया समय आया। तो मुझे लगता है कि मेरी जो दीवानगी है वो बचपन से ही फिल्मों के प्रति थी, और जब मुझे मौका मिला तो मैं इसमें ज़्यादा
मतलब काम करना ज़्यादा अपने आप को वो करता हूँ, प्रीफर करता हूँ। ओके ओके। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं एक और सवाल पूछता हूँ जो हमारे दर्शकों के दिमाग में होगा, और ये वो दर्शक हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्म कभी देखा नहीं होगा, लेकिन रील्स में उन्होंने ट्रोल होते हुए बहुत देखा उन गानों को। ये जो हिंदी में एक शब्द है जिसको ढोरी बोला जाता है, और ये इंग्लिश का शब्द है नेवल, हाँ, जो नाभि है, ये भोजपुरी के स्टार्स के या भोजपुरी के जो सिंगर है उनका ये नेवल ऑब्सेशन क्यों है? मतलब कि ये मतलब वहीं पे सारे गाने क्यों ऐसे होते हैं जो शॉर्ट भी लगता है, या जिस तरह का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ही एक तरह का, इसके पीछे का क्या लॉजिक आपको लगता है? उसके पीछे एक कारण है कि जो भी राइटर गाना लिखे, हम्म उन लोगों ने या तो अवैध संबंध पे गाना लिखा, हम्म और या तो मतलब श्रृंगार को खत्म ही कर दिया, और शरीर पे ही वो एकदम से उनका जो लाइनें हैं वो केंद्रित हो गई, और कहीं ना कहीं वैसा अगर कोई गाना आया वो बहुत चल गया, बहुत ज्यादा चल गया, और लोग उसको जहां देखो वो बजा रहे हैं। मैंने एक बात कहा ना कि अगर वो सिर्फ कोई ट्रक में बज रहा होता तो समझ में आता कि भाई ये ट्रक वाला बदमाश है, ये गंदा गाना बजाते हुए जा रहा है। लोग अपने घर के आंगन में जहां उनकी शादी चल रही है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी बैठी है, वहां वो बजा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। हम्म उनको वो गोबर महकना बंद हो गया, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम्म तो उसका ही प्रभाव रहा कि वो बजाते रहे और ये लोग बनाते रहे। तो गायकों पे तो रोक लगाना, राइटरों पे रोक लगाना, ये तो जरूरी है ही। साथ में हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम अपने परिवार के बीच में शादी में कौन सा गाना बजा रहे हैं। हमारी बेटी, हमारी बहन कौन से गाने पे डांस कर रही है, वो तो हमको भी सोचना पड़ेगा एज ए व्यूअर। श्रोता के रूप में कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सारा अगर आरोप थोपते रहेंगे गाने वालों पे, तो उनको तो जो ऑफर मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनको कंपनी वाले को अपना एल्बम चलाना है, पैसा कमा, उससे गवा रहा है, उगा रहा है। अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी श्रोता भी ले लें कि भाई ठीक है, कहीं अकेले में आपने कुछ वैसा गाना सुन लिया, समझ में आता, घर में काहे बजा रहे हो, अपने दरवाजे पे क्यों बजा रहे हो, जहाँ माँ भी बैठी है, चाची भी बैठी है, पिताजी भी बैठे हैं, वहाँ क्या बजा रहे हैं, वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी उनको भी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले आपने एक खुशखबरी का जिक्र किया था कि खुशखबरी ये है कि जो अच्छा सिनेमा है भोजपुरी में, जो पारिवारिक सिनेमा है, वो वापस से साइलेंस ए भाई, हाँ हाँ थोड़ा सा रुक जाओ ना, 5 मिनट आवाज मत करो, 5 मिनट। हाँ। अच्छा, अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे खुशखबरी की कि अच्छी बात है कि टेलीविजन के माध्यम से जो पारिवारिक ऑडियंस है वो वापस भोजपुरी सिनेमा को देखना उन्होंने शुरू किया है। मुझे याद आती है एक फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फिल्म, और ये फैक्ट ऐसा है कि मेरे दर्शक भी चौंक जाएंगे कि ये फिल्म 30 लाख के बजट में बनी हुई थी, और इस फिल्म ने तकरीबन 36 करोड़ रुपए कमाए। अगर आप ROI निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 120 गुना ज्यादा। इनफैक्ट आपकी जो फिल्म थी प्रतिज्ञा, उसने भी 21 करोड़ के आसपास कमाई की थी। कई फिल्में, प्रतिज्ञा, उसके बाद निरहुआ रिक्शा वाला, इसकी कितनी थी कलेक्शन? अब एग्जैक्ट हम लोग को इसलिए नहीं पता चलता था कि वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो बताइए मुझे कि क्यों पता नहीं चलता था। फिल्म तो आप बना रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी फिल्में कितनी कमाई कर रही है, ये अगर आपको ही नहीं पता है तो इसके बारे में बताइए। हाँ, ये यही कारण था। जैसे लोग पूछते हैं ना कि जब भोजपुरी सिनेमा का दर्शक सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो ये सिनेमा बड़ा क्यों नहीं हुआ? जी, सिनेमा बड़ा इसलिए नहीं हुआ कि एज प्रोड्यूसर मैं, आप या कोई भी यहाँ आए, उन्होंने मान लीजिए 30 लाख की फिल्म बनाई, 1 करोड़ की फिल्म बनाई, 2 करोड़ की बनाई, 5 करोड़ की बनाई, और उन्होंने थिएटर में फिल्म चलाने को दिया। ठीक है। और ये मैं सिर्फ भोजपुरी की नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदी वाले भी रोते हैं कि भाई बिहार में दे दिया ना, वहां से हिसाब नहीं मिलेगा। तो हिसाब ही तो नहीं मिला किसी को।
अच्छा। दे दिए फिल्म, वो हो गई उनकी। अब उनके ऊपर है, आपको देंगे नहीं देंगे। पहले अगर आपने कुछ एमजी ले लिया है, मिनिमम गारंटी ले लिया है, तो वो आपका हो गया, उसके बाद नहीं मिलेगा। और यही कारण रहा कि कोई फिर उसको, अगर मान लीजिए किसी की फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, तो भी वो अगली फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि आए ही नहीं पैसे उसके पास। ओह। जैसे आज डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, वैसे ही मैं खुशखबरी इसलिए कह रहा था कि जिस तरह से मल्टीप्लेक्स बनने शुरू हुए हैं, तो वहां भी अगर जिस तरह के ऐप से टिकट बुकिंग होने लगेगी, बुक माई शो वगैरह बुक के। माई शो और भी जो भी ऐप होंगे, और हमारे प्रोड्यूसर को भी पता होगा कि कितना टिकट कट रहा है, कितना इसका कलेक्शन हो रहा है, और उसको वो पैसा उसका मिलने लगे, तो बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ भी बन सकती है। पर अभी तक तो नहीं मिला किसी को। जितने में बेच दिया फिर वो गया, अब वो राम भरोसे है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हिट हो गई तो बहुत पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो अभी आप बता रहे हैं, अभी अगर मैं पिछले खास करके कोविड के बाद से अगर मैं डेटा देखूं, तो भोजपुरी फिल्में जिस हिसाब से पहले बना करती थी, वो अचानक बनना बंद क्यों हो गई है? मतलब भोजपुरी फिल्में मतलब गायब ही हो गई है, सिर्फ वो टेलीविजन पे आ रही है, मतलब थिएटर्स के लिए तो शायद बन ही नहीं रही है। थिएटर ही बंद हो गए तो कहाँ बनेगी? मतलब मैंने एक चीज बताया कि भोजपुरी फिल्में लगती वहां थी जहां फिल्में लगनी बंद हो गई थी। हिंदी फिल्में जहां लगाते ही नहीं थे, कि भाई अगर कोई थिएटर वाला गया और बोला कि मेरी फिल्म लगा दो, तो थिएटर की हालत देख के बोलते थे ना ना यहाँ हम नहीं लगाएंगे। ऐसे हालत में जो थिएटर थे वहां तो भोजपुरी फिल्म लगती थी। कोविड में 2 साल जब वो बंद रहा, तो उस थिएटर की क्या हालत हो गई होगी आप सोचिए। जब वो चालू हालत में था और हम लोग प्रमोशन में जाते थे, तो वहां नाक देना मुश्किल हो जाता था। पर उनको नमन है कि वो वहां बैठ के कैसे देखते थे। वो जो पर्दा है उस पे ठीक से दिख भी नहीं रहा है, फिर भी देख रहे हैं। वो उनका प्रेम है अपने भाषा के प्रति, जो उसको देख रहे थे। पर अब तो उस थिएटर की हालत वो हो गई है कि मतलब न ठीक से सीट है, न ठीक से रख रखाव है, तो वहां कैसे चलेगी फिल्म, कैसे लगेगी? तो मैंने ये कहा कि जब ये चीज खत्म हुई, तो एक बढ़िया चीज क्या हुआ कि हम लोगों ने सरकार से मांग रखी कि भाई एक ये इंडस्ट्री है और ये खत्म हो जाएगी अगर आप लोग पहल नहीं करेंगे। तो सरकार ने पूछा कि क्या पहल चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि पहल ये चाहिए कि वहां रूल ये है कि थिएटर की जगह पे आप कुछ बना नहीं सकते। अब उसकी मजबूरी है कि वो जितने जगह में थिएटर है, खाली थिएटर वहां चल नहीं रहा है, तो कैसे बनाए? सही बात। तो थोड़ा रूल चेंज किया जाए कि उसको भाई मॉल बनाना है, मॉल बना ले, वहां एक स्क्रीन रखे ताकि दुकानें भी बना सके, बाकी चीजें भी बन जाए, कि उसका कलेक्शन हो वहां से, और वहां एक स्क्रीन भी हो, 70 सीट का हो, 80 सीट का हो, 100 सीट का हो, जो 250, 400, 500 सीट का होता था, तो ये चल पाएगा। तो सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। अच्छा। और वो अब बनना शुरू हो गया, और सरकार उसको बनाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। ओके। खुशखबरी मैंने इसलिए कहा कि सरकार बता रही है उनको कि आप थिएटर बनाओ, वो जो सब्सिडी बनाने में लगेगा वो भी सरकार देगी, कुछ साल तक उसमें टैक्स में छूट होता है वो भी देगी, और जरूरी नहीं कि वहां पूरे में थिएटर ही बनाना है, आप और भी वहां बना सकते हैं, दुकान वगैरह भी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि वो चीजें फिर से चालू हो जाएंगी। नहीं, इनफैक्ट ये होनी भी चाहिए सर। और मुझे इस बात को लेकर कोफ्त होता है, जैसे मैं खुद भी बिहार का हूँ, और ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, मुझे इस बात से कोफ्त होती है कि आप साउथ इंडस्ट्री को देखिए। साउथ इंडस्ट्री में पुष्पा बन रही है, वहाँ KGF बन रहा है, वहाँ पे कांतारा बन रही है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, ये भी एक रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज की इंडस्ट्री है ये, ठीक उसी तरह जिस तरह की साउथ इंडस्ट्री है। साउथ इंडस्ट्री जो है वो ऑस्कर तक पहुंच गई, और भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं ये PVR और आइनॉक्स तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुंच पाई। वही कारण उसका वही है कि अगर ससुरा बड़ा पैसा वाला, चाहे निरहुआ रिक्शा वाला, चाहे प्रतिज्ञा, चाहे जो भी फिल्में बड़ी हिट हुई, मतलब निरहुआ रिक्शा वाला के जो निर्माता थे
वो गरम मसाला हिंदी फिल्म के निर्माता थे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, रतन जैन और वीनस ने बनाई थी? यस। अच्छा। ऐसे ऐसे निर्माता आए। हम्म। सुभाष घई जी भी आए थे भोजपुरी बनाने के लिए। हाँ, यस। उन्होंने बनाया फिर? पता नहीं वो फिर बनी नहीं बनी, पर वो आए थे बनाने। अच्छा, इंटेंशन था। बबलू पचीसिया जी बनाए थे ऑलरेडी, देहाती बाबू मनोज भैया को लेके। बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक आए बनाने के लिए, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर उनकी फिल्मों का पूरा कलेक्शन ईमानदारी से उनको मिल गया होता तो ये भी वहां आज पहुंच चुके होते। पर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ भोजपुरी नहीं, हिंदी वाले भी वहां फिल्म अपनी देने में डरते थे और ये मान के देते थे कि भैया हमने दे दिया 50,000, 1 लाख, 2 लाख या जितने में दे दिया, इसके बाद उम्मीद मत रखो। तो कहां से सिनेमा बड़ा होगा? ये गजब बात आपने डिकोड की है, मतलब ये मेरे और दर्शकों के भी दिमाग में कभी नहीं आई होगी। पर ये सच है, बस ये सच्चाई है। जिन फिल्मों को हम लोगों ने बनाया और घाटे में थे हम, अब YouTube पे जा करके हम उसकी रिकवरी की है और अब हम पैसा कमा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिल्में आप लोगों ने बनाई और सुपर हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, पर हम घाटे में थे। अच्छा। और पैसा YouTube अब पे कमा ज्यादा रहे हैं जब वो YouTube पे आई है। अब उसको जैसे आपने कहा कि 330 मिलियन, 400 मिलियन ऐसे लोग जब देख रहे हैं तो हमें वहां से पैसा आ रहा है। अब जाके वो हमारी रिकवरी हो रही है जो हमने 10 साल पहले पैसा लगाया था। भाई साहब, तो क्या है, हर चीज को जब तक जानेंगे नहीं तो यही लगेगा कि क्यों नहीं बड़ा हुआ, बड़ा होने नहीं दिया। आपको एक और बात जी। बताता हूं, और ये इसलिए बताता हूं कि ये पीड़ा है, ये जी। दर्द है जी जी बिल्कुल। कि हम एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म बहुत अच्छी चल रही है थिएटर में, और थिएटर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का वीकली कलेक्शन है छोटे से जगह पे, और उसको अब कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मेरा पैसा लगा है। वो 3, 4, 5 हफ्ते 10 हफ्ते चलेगी तो मेरा पैसा आएगा। पर वो थिएटर वाला अगले हफ्ते इसलिए उतार देगा कि एक नई रिलीज हो रही है, भले वो चले ना चले, उसको कोई इमोशन नहीं है आपके पैसे से, उसको कोई इमोशन नहीं है। और हम हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया चल रही तो चलाओ ना। फिर गुस्से में ये बात बोलना पड़ा एक थिएटर वाले को, मुझे याद है मैंने बोला था कि देखिए आप जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, कि मेरी फिल्म 50 दिन पूरा होने वाली है और 1 लाख से ऊपर का कलेक्शन है पिछले वीक का, फिर भी आप उतार रहे हो ना, तो बात याद रखना कि हमें नाचने के लिए ना और माध्यम आ जाएगा, लेकिन इस थिएटर में फिर तुम ही नाचोगे। और वो अभी हो रहा है, वही हो रहा है, नाचो थिएटर में अपने। हमारा तो यूट्यूब से आ रहा है पैसा, सैटेलाइट से आ रहा है, OTT आ गया, बहुत सारा आ गया, पर वो क्राइम उन्होंने भी किया, उस चीज को एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे कि उसको बर्बाद करने में उनका कितना बड़ा हाथ है, कि जिससे कमा रहे हो उसी को मार भी रहे हो। ये वही है, जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में आप छेद कर रहे हैं। मतलब इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहा जाता है कि जब कोई फिल्म बनाता है तो फिल्म वो बच्चे की तरह उसको, मतलब 9 महीने तक उसको जैसे कोख में पाला जाता है बच्चा, वैसे एक आदमी फिल्म के साथ में वो चीजें करता है कि उसकी गाने बना रहा है, वो डायलॉग्स बन रहे हैं, ड्रेस बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, एक एक फ्रेम सजाया जा रहा है। ये सब देखिए, ये सब जो लगा है, एक एक आदमी की मेहनत है। 150 लोग मिल करके पैसा लगा करके मेहनत लगा करके काम कर रहे हैं, और उस इमोशन को वो आदमी समझ ही नहीं रहा है कि इसमें कितना मेहनत, कितना पैसा, कितना टाइम लगा के आया है, और वो ऐसे नहीं अरे हटाओ यार, दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है मैं वो लगाऊंगा। तो इसका ये भी है ना भैया कि परसेप्शन जो बन गया है ना, लोगों को लगता है कि अरे भोजपुरी फिल्म में मेहनत कौन करता है यार, उसमें तो बस यही है, आगे पीछे करके इधर उधर शॉट लगा दी, वही हो गया ना। जो आप ये बोल रहे हैं तो मतलब ये बहुत ही दुखद बात है कि मेहनत तो सब में, पैसा भी उतना ही है, सही बात है, मेहनत हर चीज में लगता है ना। मैं अभी देख रहा हूँ कि आप किस तरह से इस उम्र में भी, और वो जो जोश है और जो एनर्जी है, जैसे ही ऑन होता है वो एनर्जी आती है, बट फिर उसको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि अच्छा भोजपुरी फिल्म में तो ना उसके क्राफ्ट की बात होती है, ना एक्टिंग प्रोसेस की बात होती है, ना कहानी की बात होती है, सबको मतलब वही है ना कि एक ही ग्रेवी में उसको सान दिया जाता है।
ये दुखद बात है। वो दुखद बात है। और इस पे अब काम इसलिए होगा कि देखिए कंपटीशन बढ़ गया, ओटीटी आ गया। ओटीटी पे आप अपने मोबाइल में वर्ल्ड का कोई भी सिनेमा देख सकते हैं, तो कुछ भी बकवास बना के कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अच्छा काम करना ही पड़ेगा। तो अब अच्छा काम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप देखिएगा आने वाले समय में, ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि भोजपुरी सिनेमा का वो दौर आने वाला है कि मतलब लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर है वो है भोजपुरी की ऑडियंस। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये बहुत बड़ा सिनेमा बनने वाला है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वाला बहुत करते हैं। बहुत बढ़िया, इसके बाद नेक्स्ट बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और यहीं पे ये हमारा पार्ट खत्म होता है और इसका अगला पार्ट आप देख पाएंगे शनिवार को इसी चैनल पे। मुझे आपकी एक फिल्म याद आती है जिसमें आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिल्म का नाम था गंगा देवी। करेक्ट। ये कितनी बड़ी बात थी कि सदी के महानायक जो है वो भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे हैं। वो अनुभव के बारे में बताइए आप। वो आपने प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ, बॉलीवुड वाली प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई एक फिल्म में भी काम किया, बम बम बोल रहा है काशी। दो फिल्म में काम किया, बम बम बोल रहा है काशी और काशी अमरनाथ। तो ये बताइए कि प्रियंका चोपड़ा जो कि मतलब बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस हैं, वो भोजपुरी की फिल्म कैसे प्रोड्यूस कर रही है और उस फिल्म में निरहुआ कैसे आ जा रहे हैं। कहीं भी निरहुआ का जिक्र करता हूँ तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला वही आता है कि अच्छा निरहुआ रिक्शा वाला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ऐसा काम हुआ जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री की दिशा और दशा बदल दी, खास करके फिल्मों में। पहले फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला और दूसरा निरहुआ रिक्शा वाला। और मुझे उसका वो सीन याद आता है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जहाँ पे आप रिक्शा लेके आते हैं, दोनों ब्रेक मारते हैं और रिक्शा आपका पीछे से उठ जाता है और निरहुआ रिक्शा वाला वहाँ पे जो होता है। तो इस फिल्म को अपने करियर में और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कैसे देखते हैं आप। पवन सिंह हैं और खेसारी हैं, इनके फैन के बीच में आपस में जो और है ये चलते रहता है उनके फैंस के बीच में। तीन सुपरस्टार में से एक तो निरहुआ भी हैं। जो निरहुआ के जो कट्टर फैन हैं वो कहाँ हैं, मतलब हमेशा उन्हीं दोनों के फैन का वार क्यों चलते रहता है, निरहुआ के फैन कहाँ हैं। अब आप पूछ दिए तो आज मैं राज खोल देता हूँ। जी प्लीज। मेरे एक वक्त में अगर आपको भोजपुरी फिल्मों का हीरो बनना था तो आपको सबसे पहले सिंगर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपका एग्जाम्पल लूँ, पवन सिंह का एग्जाम्पल लूँ, खेसारी का एग्जाम्पल लूँ, मनोज तिवारी हो गए या फिर राकेश मिश्रा हो गए या फिर कल्लू हो गए। क्या ये ट्रेंड सच में है कि अगर आप सिंगर, तो इसका क्या रीजन है। ये तो गलत है लेकिन एक्टर के लिए तो जगह ही नहीं है। हाँ, नहीं है, जगह है। तो ये बात बहुत लोग करते हैं कि अरे स्टार हो गए तो बहुत पैसा मांग रहे हैं। अरे भैया, मनोज तिवारी जी सुधाकर पांडे जी से 5 लाख में शुरू किए थे और जब 50 लाख मांगे तभी तो बोले कि रुका, हम अभी दूसरा हीरो ले आएंगे। और फिर वो खोजना शुरू किए, दूसरा गायक बताओ तो कोई बताया कि निरहुआ सटल रहे आयलबा, घरे घरे होकर कैसेट बजे तो हमको भी मौका मिल गया। फिर जब पता चला कि हम भी स्टार बन के हम भी अपना पैसा जो हमको मिलने लगा, तो लोगों को लगा कि नहीं, अब एक और गायक की आवाज, तो आपको हटा के फिर किसी और को ले आया। सारी जी भी आ गए। आपको पहले कितना पैसा मिला था पहली फिल्म? पहली फिल्म का ही मुझे 5 लाख मिला था। वो इसलिए मिला था। नमस्ते, मैं हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ और हमारे विभू भाई के साथ में जो ये हमारा पॉडकास्ट है, जो हमारी बातचीत है, अगर आपको पसंद आया तो जो ये चैनल है डिजिटल कमेंट्री को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार दे दीजिए, ताकि अगला एपिसोड जब हम दोनों भाई लेके आए तो वो भी आपको पहले मिल जाए।